मॉर्निंग बच्चों, तो स्टार्ट करें हम लोग आज भारतीय संविधान का क्विक रिवीजन। ठीक है, इसमें जो भी मेन पॉइंट्स होंगे उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, और काफ़ी डिटेल से ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, जो एकदम फालतू पॉइंट रहेगा उसी को छोड़ेंगे, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको सबको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं उसका। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि भारतीय संविधान बना कैसे। ठीक है, तो उसी के बारे में तो यहाँ पर लिखा, याद रखना आपको कि 1757 क्या प्लासी की लड़ाई लड़ा गया, 1764 में क्या बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1757 प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर का युद्ध, और दोनों क्या हुआ, अंग्रेज के द्वारा जीत लिया गया। तो फिर अंग्रेजों ने क्या करा, शासन करना शुरू कर दिया। तो वो क्या लिखा हुआ, समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए। किस लिए? तो शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, यानी अंग्रेज लोग अपने वश में करने के लिए या शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम कानून लाए। तो उसी को बोला गया है रेगुलेटिंग एक्ट्स। ठीक है, जो फर्स्ट नियम लाया गया, फर्स्ट एक्ट जो लाया गया उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 याद रखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मेन पॉइंट क्या है? कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण, यानी कि ब्रिटिश का जो संसद है वो अब कंट्रोल करेगा कंपनी के ऊपर। कंपनी के शासन पे क्या था? संसदीय नियंत्रण स्थापित, यानी कंपनी का शासन तो करेगा लेकिन इसे कंट्रोल कौन करेगा? जो ब्रिटेन का संसद है वो कंट्रोल करेगा। अब पूरे सीधा सीधा कंपनी नहीं करेगा। ठीक है, इसमें याद रखना, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखेगी, यानी कि सेंट्रल, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है डायरेक्ट अब क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसलिए क्या बोला, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और दूसरा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ विशेषताएं हैं, तो पढ़ लेते हैं कौन कौन सी विशेषता है। फर्स्ट में आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर क्या बोला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी कि लास्ट में जनरल लगाया गया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर नहीं रहा, क्या हो गया, गवर्नर जनरल हो गया उसका नाम। तो इस एक्ट का जो बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। याद रखना, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या करा गया, 1744 इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना करा, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करा है। कहाँ? तो कलकत्ता में। कब? तो 1774 ईस्वी में कलकत्ता में क्या हुआ, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करा गया 1774 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर। तो इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या याद रखना है, सर एल जी एम्पे थे, सर एल जी एम्पे मुख्य न्यायाधीश, और अन्य तीन न्यायाधीश का नाम है चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि खुद का वो प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे और ना ही किसी भारतीय से उपहार ले सकते थे और ना ही रिश्वत ले सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रिटिश का संसद कर रहा है। तो ये सारे प्रतिबंध लगाए गए कंपनी के जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उन लोगों पे। ठीक है, इसके बाद आता है एक नया एक्ट जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स। 1781 में आया था ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका मेन लाने का मकसद क्या था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, जिसमें जो कमी रह गया था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें क्या करा गया, बदलाव क्या करा गया, तो इस एक्ट के अनुसार क्या करा, कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए क्या विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो कलकत्ता की सरकार थी, ये कहाँ पड़ता है, जो क्या बोलते हैं बंगाल, कहाँ, कलकत्ता में पड़ता है। तो याद रखना, जो कलकत्ता की जो सरकार है अब कंट्रोल किसको करेगा, अब कंट्रोल करेगा वो क्या, बंगाल की सरकार को, बिहार को और उड़ीसा को, तीनों के लिए बनाएगा नियम कानून। बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों के लिए क्या करेगा, विधि बनाएगा, यानी कानून वगैरह जो भी है बनाया जाएगा। सोच लो, एक स्टेट से अब 3 स्टेट को कंट्रोल कर रहा है। अब देखना, ध्यान देना, नेक्स्ट एक्ट जो आया उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें मात्र एक पॉइंट आपको याद रखना है, 2 पॉइंट्स कि इसमें दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई। पूछा जाए किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई, तो याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत दोहरे प्रशासन की नींव रखी गई या प्रारंभ हुआ था। इसमें 2 तरह के थे मतलब प्रशासन, पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम क्या था, इसका काम है व्यापारिक मामलों का व्यापारिक मामलों के लिए था, यानी कि जो भी देखभाल करना है, जैसे कि कितना इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, उसके देखभाल के लिए कौन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था, तो राजनीतिक मामलों के लिए, यानी कहाँ किसको सरकार बनाना है, कहाँ कौन राज करेगा, तो उसके लिए क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ के बाद याद रखना आपको, 1784 के बाद जो भी आएंगे वो क्या अधिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अधिनियम का मतलब क्या होता है, ये मतलब परमानेंट रूल हो गया। एक्ट में तो लाया गया और रूल परमानेंट नहीं रहता, अधिनियम का मतलब परमानेंट हो गया। ठीक है,
तब जो भी आएंगे वो अधिनियम के फॉर्म में आएंगे। तो 1793 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में क्या करा गया, कर्मचारियों को जो वेतन आदि को भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था करी। देखो पहले क्या हो रहा था, कंपनी के लोग काम कर रहे थे तो कंपनी का जो पैसा था वो क्या जो भी उसको सैलरी वगैरह मिल रहा था कर्मचारी को, वो कंपनी के द्वारा मिल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत क्या हो रहा है, जो भारतीय राजस्व है यानी कि जो हमारा भारत का जो भी धन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा उन लोगों को वेतन देने के लिए, कंपनी का धन का नहीं, भारतीय राजस्व का, यानी कि जो भारत में स्टोर है जो भी खजाना है उसका इस्तेमाल किया जाएगा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। तो सोच लो गलत बात तो है, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट आते हैं 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। इसके बहुत सारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो को याद रखना होगा। 1813 का चार्टर अधिनियम क्या है, याद रखना। 1813 का चार्टर अधिनियम, पहला ये बोला गया कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा देगा। अब कंपनी क्या करेगा, 20 वर्ष और राज करेगा, यानी 1813 के बाद 20 साल और जोड़ लो तो कितना हो गया, 1833 तक राज करेगा, यानी कि 20 साल बढ़ा दिया गया वैलिडिटी कंपनी का। ठीक है। दूसरा करेगा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया। पहले कंपनी के पास ही पावर था कि सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है वही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकता है, कोई दूसरा कंपनी नहीं, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है भारत के साथ व्यापार, सिर्फ और सिर्फ कंपनी करेगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया, इसमें हटा दिया गया, क्या लिखा हुआ, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, यानी कि अब कंपनी ही सिर्फ व्यापार नहीं करेगा, दूसरे लोग भी व्यापार आके करेंगे भारत में। ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको दिया गया, जैसे कि चीन के साथ व्यापार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी होगा, यानी कि सिर्फ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही क्या करेगा, चीन के साथ व्यापार करेगा। ठीक है। और साथ में जो चाय होता है, भारत का जो चाय है वो उसके लिए सिर्फ ये 2 चीज़ें दिया गया, स्पेशल दिया गया, क्या, चीन के साथ व्यापार, और जो भारत में जो चाय का जो भी व्यापार हो रहा है उसके लिए सिर्फ ये कंपनी करेगा, बाकी दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, वही बोला गया, देखो कुछ सीमाएं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया, मतलब कुछ रूल रेगुलेशन के साथ जितने भी ब्रिटिश के लोग हैं वो आके क्या कर सकते हैं, इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, ये करा गया। ठीक है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स थे, आपको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट अधिनियम था जिसका नाम था 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 चार्टर अधिनियम, इसमें क्या बोला गया, ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए। क्या बोला था यहाँ, मैंने क्या बोला था, 1813 ईस्वी में क्या था, 20 वर्ष तक बढ़ाया गया, तो जोड़ो 33 हो गया, 1833, ये क्या है 1833। अब इसके बाद 20 साल तो कंप्लीट हो गया कंपनी का, तो क्या हो गया, उसके कंपनी का जो अधिकार था खत्म कर दिया गया। तो वही बोला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, कंपनी अब व्यापार नहीं करेगा, उसका सिर्फ काम क्या रह गया, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया, सिर्फ उसको शासन करना, यानी कि राजनीतिक मामला देखना, व्यापारिक मामला देखना ही नहीं कंपनी को। तो यही देखिए, व्यापारिक जो अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया कंपनी का, अब काम में इसको सिर्फ का भारत सरकार पर राज करना, भारत पर राज करना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, हम बोला कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बोले, देखो अब पूरे भारत पर राज किया जा रहा है। पहले तो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल बोलना, अब क्या हो रहा है, गवर्नर जनरल जो था अब पूरे भारत का हो गया गवर्नर जनरल, बंगाल का सिर्फ नहीं रहा। तो क्या करा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। जो बम्बई और मद्रास के जो परिषद थे, जो चुने जो लोग थे, उनको जो मतलब नियम कानून बनाने का अधिकार था, कैसे राजा महाराजा थे या कोई इलाका का जो भी होता है बड़े लोग, उसका क्या होता है, नियम कानून बनाने का अधिकार होता है, तो वो क्या करे, छीन लिया गया। बम्बई और मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्ति को वापस ले लिया गया। इनको नियम कानून बनाने की शक्ति थी, लेकिन अब क्या करे, वापस ले लिया, अब आपके पास कोई शक्ति नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बोला गया विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में 14 सदस्य को शामिल किया गया, एक नया सदस्य जोड़ा गया। गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया जिसका नाम था विधि सदस्य। एक अगर यानी कि नियम कानून के बारे में थोड़ा सा बनाएगा, जो नए नए नियम कानून है ये बनाएगा, विधि सदस्य बनाएगा। क्या बोला है, विधिक परामर्श हेतु, यानी कि जो गवर्नर जनरल है क्या करेगा, इसे क्या लेगा, परामर्श लेगा, ये नियम लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसी के लिए एक नया सदस्य बनाएगा, इसका नाम था विधि सदस्य, ये 4था सदस्य था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में जो दास प्रथा था, हाँ ये आपको काफ़ी बड़ा 2 चीज़ अच्छे किए गए इस तरह के जो चार्टर अधिनियम 1837 के, इसमें 2 चीज़ अच्छे किए गए। पहला कि जो दास प्रथा था उसका अंत करा गया, 1843 में क्या, इसका उन्मूलन कर दिया गया। जो भी दास प्रथा था उसको क्या 1843 में उन्मूलन कर दिया। जैसे ना होता था कि नौकर है मेरे के यहाँ आओ तुम्हारा दास की तरह काम करो, उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन अंग्रेज लोग अपने लिए काम तो करा रहे थे, लेकिन जो भारत में दास प्रथा उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और फिर बोल रहा कि इस अधिनियम के तहत अब क्या, धारा 87 के तहत किसी व्यक्ति को धर्म, जनस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए का उपबंध किया गया। यानी कि जो भी भेदभाव होता था धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर, उसको सब खत्म करा गया कि नहीं ऐसा नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, ये बोला गया। लेकिन बाद में देखिएगा अंग्रेज लोग ही फुट डाला है, ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
यहाँ तो आपने देख रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन आगे देखिएगा आगे लोग यही करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, गवर्नर ने क्या करा, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया। याद रखना किस चार्टर अधिनियम के तहत, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत एक ही बजट पूरे देश के लिए। अब पूरे देश का एक गवर्नर जनरल का क्या बना, पूरे देश के लिए बजट बनाएगा, सिंपल बात। याद रखना है कि पूरे देश का एक गवर्नर जनरल हो गया तो पूरे देश के लिए बजट बनाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रखना कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, जो भी भारतीय हमारे कानून थे उसको क्या तोड़ा मड़ोड़ा गया, वर्गीकरण किया गया। भारतीय कानून क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया, ठीक है। इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई, मतलब एक विधि आयोग बना गया। विधि पहले बने थे विधि सदस्य था, अब यही विधि सदस्य क्या बन गया, विधि आयोग बन गया, यानी कि पार्ट बन गया। मतलब कैसे होता है प्रशासन की, ये सेक्टर हो गया, ये एक सेक्टर, उसी तरह से विधि आयोग हो गया। एक अगर नए नए कानून बनाए, इसे कार्य क्या था, विधि आयोग की नियुक्ति करा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रखना, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठन किया गया। ये पूछा जा सकता है किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। लॉर्ड मैकाले याद रखना है, प्रथम विधि आयोग। नेक्स्ट अधिनियम आता है जिसका नाम है 1853 का चार्टर अधिनियम, ध्यान दीजिएगा। इसमें मिनिमम पॉइंट्स है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बल्कि ध्यान दीजिएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था करा गया। समझ रहे हो आप, जो मेन टॉप जो होगा, जो ऊपर पद होंगे उसके लिए क्या आपको एग्जाम देना पड़ेगा। पहले था कि किसी को कंसिडर कर दे कि इसको दे दीजिए, कोई राजा महाराजा कंसिडर कर दिया या कोई बड़ा आदमी कंसिडर कर दिया इसको होना चाहिए। अब वो जमाना गया, आपको अब क्या करना, एग्जाम देना पड़ेगा। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था किया, जो कि अच्छी बात है। दूसरा, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, और इसी काम के लिए क्या बनाया गया, मैकाले समिति बनाया गया। याद रखना 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया, किस लिए, ताकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजाम कर सके या करवा सके। नेक्स्ट पॉइंट रखना है, इस अधिनियम के द्वारा क्या होगा, गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। समझ रहे हो, विधायी और प्रशासनिक। विधायी मतलब नियम कानून बनाना, और प्रशासनिक मतलब क्या होता है, पुलिस हो गया, सिपाही हो गया, कंट्रोल करना, प्रशासन जो हो गया। तो जो नियम कानून बनाने का था वो उसको अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य था वो दोनों को अलग कर दिया गया। तो याद रखना, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग करा गया, और इसके तहत क्या बनाया गया, 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें क्या बोला गया, विधान पार्षद। और इसी के तहत क्या बनाया गया, 6 नए पार्षद जोड़े, जिसका नाम याद रखना है, विधान पार्षद कहा गया। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि पहला कि अगर एग्जाम शुरू करा गया बड़े बड़े पदों के लिए, और दूसरा आपको याद रखना है कि जो विधायी और प्रशासनिक कार्य था दोनों को अलग कर दिया गया, बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो इन लोगों ने क्या करा है भाई, इन्होंने नियम लाया कि भारत को शासन कंपनी के लिए ब्रिटिश के ग्राउंड हाथ सौंप दे। लो, अब जो कंपनी राजनीतिक मामला देख रहा था, पहले तो बिजनेस खत्म किया कंपनी का, जो राजनीतिक मामला था उसको भी अब खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट चला गया किसके हाथ, भारत शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में सौंपा गया। डायरेक्ट अब ब्रिटिश कंट्रोल करेगा, ब्रिटेन के लोग कंट्रोल करेंगे, वहाँ जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधान जो भी है, राजा महाराजा, वहाँ के लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब कंट्रोल सीधे ब्रिटिश के क्राउन में चला गया। दूसरा याद रखना कि भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, मंत्री पद बनाए गए कि ये मंत्री रहा, ये विभाग के लिए मंत्री रहा, कैसे अभी मंत्री है उसी तरह से मंत्री पद की व्यवस्था करा गया। वो वाले मंत्री नहीं, राजा महाराजा वाले मंत्री नहीं, ये वाले मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री से होता है ना, उसी तरह से भारत में मंत्री पद की व्यवस्था करा गया। तीसरा याद रखना है कि 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, भारत परिषद बनाया गया। देखो यहाँ पर भारत परिषद, नाम क्या है, भारत परिषद। इसमें क्या था, 15 सदस्य थे, 8 सदस्य कौन थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए थे, और जो 7 सदस्य जो कंपनी में काम कर रहे थे, जो कंपनी तो बंद कर दिया गया। अब कंपनी के जो लोग थे, बड़े बड़े लोग, उसको क्या करा, सदस्य बना दिया गया, किसका, भारत परिषद का। 7 सदस्य क्या थे, कंपनी के निदेशक थे, और 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार से थे, तो 15 लोग हो गया भारत परिषद के, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिखा हुआ भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया। जो भी भारतीय मामले होंगे वो सीधा कंट्रोल कौन करेगा, जो ब्रिटेन का संसद है वो कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश संसद, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल सम्राट के पद को समाप्त, जो भी मुगल लोग पहले राज कर रहे थे, मुगल लोग ही तो अंग्रेज को साथ दिया तो हमारा भारत ऐसे गुलाम हो गया है कि नहीं। तो मुगल सम्राट के जो पद थे उसको समाप्त कर दिया। अब इन लोग को भी भगा रहा है कि तुम लोगों ने तो गद्दारी करा, अब तुम लोग भी जाओ। मुगल सम्राट के पद को क्या कर समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर, जो देखो जो पहले लाया गया था बोर्ड ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था, देखो 1784 में लाया गया था ना, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, लेकिन इसको क्या करा, खत्म करा गया। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया, है कि नहीं। नेक्स्ट लगा, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की। भारत में शासन संचालन कि भारत में कैसे शासन हमारा चलते रहे, ब्रिटेन के लोग ये सोच रहे हैं, सोचो
कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया। भारत का राष्ट्र सचिव बनाया गया। इसका काम क्या देखो, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देगा कि कैसा काम चल रहा है इंडिया के अंदर। ये सारा किसको देगा, और किसको देगा, सारा जो इन्फॉर्मेशन किसको देगा, ब्रिटिश संसद को देगा। भारत में प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। प्रशासन पर यानी कि कैसे राज्य करना है, जो भी करना है, इसका पूरा कंट्रोल किसके पास था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के पास, भारत के राष्ट्र सचिव के पास। ठीक है, उसका वाक्य ही अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में हो। यानी कि जो बोल देगा वो करना है तो करना है, पूरे इंडिया में लागू करना है तो करना है, वो जो बोल दिया वही अंतिम है। और सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँचाएगा, जो ब्रिटेन का संसद है वहाँ पहुँचाएगा। सारा का रिपोर्ट यहाँ का जो भी है वहाँ पहुँचाएगा। जो भी नियम कानून है ये बनाना चाहे तो बना सकता है, कोई रोक टोक नहीं, जो बोल दिया हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वाइसराय कर दिया गया। पहले तो भारत के गवर्नर जनरल नाम था, देखो कितना बदलाव करा गया, अब वाइसराय बुलाया जाएगा। तो अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने अंतिम गवर्नर जनरल। इसमें क्या थे, लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल, तो अंतिम हो गए। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वाइसराय भी क्या यही होंगे, इन्हीं को बना दिया गया वाइसराय। तो लॉर्ड कैनिंग हो गए प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखना लॉर्ड कैनिंग 1858, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आया भारत परिषद अधिनियम 1861 का। 1861 के भारत परिषद में क्या बोला गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। जो काम करने वाले जो परिषद है, जो काम देख रहा है उसको क्या बढ़ा दिया गया, कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का शुभारंभ किया गया, यानी कि ये विभाग हुआ, ये बिजली विभाग, रेल विभाग हो गया, सड़क विभाग हो गया, मतलब विभागीय प्रणाली का शुभारंभ हुआ 1861 में ही। लेकिन किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या था उसमें वाइसराय था, है कि नहीं। तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया, लॉर्ड कैनिंग क्या था उसमें वाइसराय था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस करा गया, गवर्नर जो को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया। जो गवर्नर जनरल है, अध्यादेश मतलब जो बोल दिया नियम कानून पास, वो अपना उसका जैसे वीटो पावर समझते वही होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि मात्र 6 महीने, मतलब वो जो भी नियम कानून बनाएगा वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। मतलब उसका पर्सनल चीज़ है वो अध्यादेश, मतलब जो बोल दे वो करना पड़ेगा आपको, लेकिन 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कि विधान परिषद कहीं भी स्थापित कर सकता है। बहुत सारी जगह का नाम है, बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में और पंजाब में, ये 3-4 जगह क्या इसको विधान परिषद स्थापित करने का शक्ति भी दिया गया। मतलब दोहरा शक्ति मिल गया, पहला तो इसको अध्यादेश जाए, दूसरा क्या विधान परिषद बनाने की शक्ति। ठीक है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखो ये बोला जा रहा है कि जो 1861 है उसके तहत क्या भारतीय लोगों को शामिल करना शुरू किया गया। किस लिए, कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए, कि कानून बनाना तो हम लोग को ज़रा सोच समझ के बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे देखो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ वाइसराय कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करा। गैर सरकारी समझ रहे हो, प्राइवेट रूप से, मतलब आपको सरकारी पद नहीं लिया जाएगा, आपको सिंपल प्राइवेट की तरह काम कीजिए, आपका बोलिए जो अब सजेशन देना है, मन करेगा तो रखेंगे, नहीं तो आपको निकाल देंगे। तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में रखा गया, सरकारी नहीं। ठीक है, लेकिन शुरुआत बोला जा सकता है कि भारतीय लोगों को शामिल करने की शुरुआत करा गया। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, उसमें वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या 3 लोगों को, जैसे कि भारतीय जो 3 भारतीयों को शामिल किया, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, ये 3 लोगों को शामिल किया विधान परिषद के अंदर। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखना है, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अधिनियम आता है, उसका नाम है 1873 का अधिनियम। 1873 अधिनियम क्या बोल रहा है, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंधन किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। मतलब अनाउंसमेंट किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भंग कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट जब किया गया था 1873 में किया गया था, लेकिन बंद कब किया गया, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया को कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, यानी कि हमेशा के लिए बंद। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज, लेकिन अनाउंसमेंट कब किया गया था 1873 में, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट अधिनियम आता है जिसका नाम है शाही उपाधि अधिनियम 1876। 1876 में आया शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि कैसे लग रहा है, नहीं लग रहा कि राजा महाराजा टाइप का, लेकिन शाही उपाधि देखो कैसे हुआ। इसमें मेन आपको पॉइंट यही रखना है कि महारानी विक्टोरिया को बोला गया कि ये भारत की प्रोडक्ट हो गई है, ये भारत की संपत्ति है। महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की नहीं है, अब ये क्या भारत की सामग्री घोषित कर दी गई। ये नहीं कि भारत इनका है, महारानी विक्टोरिया ही भारत की है, ये बोला गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, समझे, शाही उपाधि अधिनियम के तहत 1876 में आया था। इसमें याद रखना है कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति करा गया, जिसका नाम था लोक निर्माण विभाग।
ठीक है। इसको लोक निर्माण मतलब लोगों का विकास करना है, मतलब घर बनाना है, जो भी अस्पताल बनाना है, ये सब होता है ना लोक निर्माण। तो वही लोक निर्माण विभाग जोड़ा गया छठा सदस्य, जो कार्यकारिणी सदस्य था गवर्नर जनरल को, उसमें ऐड करा गया एक लोक निर्माण विभाग को ऐड करा गया। ये पॉइंट याद रखना। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा जो किया गया महारानी विक्टोरिया की, याद रखना 28 अप्रैल 1876 को करा गया कि महारानी विक्टोरिया क्या है, भारत की सामग्री है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या करा गया, 1892 का भारत परिषद में बोला गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत करा गया। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। पहले जो कार्यकारिणी था उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, जो नियम कानून बनाया जो भी करे वो कर सकता है, लेकिन जो अब कार्यकारिणी से क्या गया है, सवाल पूछे जाएंगे, साथ में से बहस किया जाएगा बजट बनाने में। ये सुविधा प्रदान किया गया। साथ में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया। तो याद रखना अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चित भी है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 इसी को बोलते हैं मार्लो मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो देख ले मार्लो मिंटो पहले है कौन, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसे पढ़ने से पहले आपको पता होना कि मार्ले मिंटो है कौन। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि 1919 में मार्ले जो थे, लॉर्ड मार्ले, इंग्लैंड में भारत के राष्ट्र सचिव थे। भारत के राष्ट्र सचिव में देखो ये पढ़े थे इससे पहले, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या था, भारत में शासन कंट्रोल करना, फिर क्या उसको बोलते हैं, ब्रिटिश संसद को इन्फॉर्मेशन देना कि सही से काम हो रहा है या नहीं काम हो रहा है। तो वही, तो भारत के राष्ट्र सचिव कौन था उसमें, लॉर्ड मार्ले था। और लॉर्ड मिंटो क्या था, भारत के वाइसराय था, यानी कि भारत पे कंट्रोल कौन कर रहा था, वाइसराय जो क्या था, क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और जो भी कंट्रोल है इसके ऊपर कौन है, भारत के राष्ट्र सचिव। ये कहाँ है, इंग्लैंड के अंदर। ये सारा इन्फॉर्मेशन किसको देगा, संसद को देगा। तो लॉर्ड मार्ले है भारत के राष्ट्र सचिव और लॉर्ड मिंटो का है भारत के वाइसराय है। ठीक है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, तब समझ पाओगे कि लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार है क्या। ठीक है। इसमें जो याद रखो, पहली बार क्या कर रहा है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व, यानी कि इसके अंदर मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है मुस्लिम ही कर सकते हैं। मतलब मुस्लिम का वोटिंग है जो सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है, दूसरा जाति के मतलब दूसरा धर्म के लोग नहीं कर सकता है। अगर कोई मुस्लिम खड़ा हुआ तो उसको वोटिंग भी मुस्लिम ही देगा। तो वही बोल सकते हैं कि इसके अंदर मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम के मतदाता ही कर सकते हैं। लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। सांप्रदायिक मतलब समझ रहे हो, धर्म के आधार पर। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको बोलेंगे, तो लॉर्ड मिंटो को बोलेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये पॉइंट्स लॉर्ड मिंटो को कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। नेक्स्ट पॉइंट रखना कि भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। एक सेकेंड, भारतीयों को क्या करेगा, भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में क्या नियुक्ति करना शुरू करा गया। ये तो पहले से शुरुआत हो चुका था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं डायरेक्ट रूप से। इन लोग भारतीयों को नियुक्त कर रहे हैं भारत के राष्ट्र सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में, यानी कि जहाँ नियम कानून बनाए जाएंगे उसमें ऐड करा जाए भारतीयों को। केंद्रीय और प्रांतीय विभाग विधान परिषद को पहली बार बजट पर बात करने का, सार्वजनिक हित विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार मिला। जो भी केंद्रीय और प्रांतीय विभाग थे, पहले इन लोगों के पास पावर कुछ नहीं था, लेकिन अब इन लोगों के पास बहुत सारे पावर दिए गए। जैसे कि बजट जो बनेगा उस पर क्या करना, आपको बहस कर सकते हैं, सार्वजनिक हित के लिए आप कुछ भी नियम कानून बनवा सकते हैं, पेश कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और मत देने का अधिकार था। किसको, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को ये सुविधा प्रदान किया गया। साथ में याद रखना प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि भी करा गया। जो प्रांतीय विधान परिषद है उसकी संख्या में वृद्धि करा गया। और जो आपको पहले मैं बताया था कि जो भारतीय को क्या करा था, भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में क्या नियुक्ति करा था, उसके साथ जो याद रखना है, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भारतीय हैं। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, पहले व्यक्ति थे जिनको चुना गया था अंग्रेजों के द्वारा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था वाइसराय की कार्यपालिका परिषद की प्रथम सदस्य, समझे। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान करा गया। मतलब स्पेशल दिया गया पावर इन लोगों को। किन किन लोगों के, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी स्पेशल पावर जो होता है ना, वीआईपी, तो वीआईपी लिस्ट में इन लोगों को शामिल करा गया। नोट करके लिखा हुआ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मान लो क्या था उसमें भारत का राष्ट्रपति थे और मिंटो कौन था, वाइसराय था भारत का। नेक्स्ट अधिनियम होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम है क्या, 1909 पढ़ चुके हैं, और 10 साल बाद 1919। तो 1919 का क्या है ये, भारत शासन अधिनियम। इसको बोलते हैं मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या बोला गया
कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। द्विसदनात्मक विधायिका, इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम राज्य परिषद बनाया गया तथा दूसरा बनाया गया केंद्रीय विधानसभा, यानी कि एक सेंट्रल होगा एक स्टेट वाइज होगा, कैसे भी है उसी तरह से। तो प्रथम राज्य परिषद और दूसरा बनाया गया केंद्रीय विधानसभा बनाया गया। जो राज्य परिषद था उसमें सदस्य की संख्या 60 था, लेकिन मात्र 34 लोग को ही वोटिंग के आधार पर ला सकते थे, बाकी लोगों को डायरेक्ट मतलब नियुक्त किया जाता था। तो 34 लोग को निर्वाचित किया जाता था, जिनका कार्यकाल कितना था, 5 साल। हर एक 5 साल के बाद वोटिंग होगा 34 लोगों के लिए। 60 लोगों में 34 लोग वोट के आधार पर आएंगे, बाकी लोग डायरेक्ट चुने जाएंगे। दूसरा चुना गया केंद्रीय विधानसभा, तो उसका सदस्य कितना था, 144 लोग थे, लेकिन डायरेक्ट किसके मतलब ये चुने जाएंगे किसी वोट के आधार पर 104 लोग। तो 104 लोग निर्वाचित होंगे और 40 जो होंगे क्या होगा, मनोनीत हो गए, यानी डायरेक्ट चुने जाएंगे। इनका शासनकाल याद रखना, जिनका निर्वाचन हुआ है उनका मात्र 3 साल था। तो केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन हुआ 3 साल के बाद, ठीक है। और जो राज्य परिषद है उसका जो वोटिंग होगा वो कितने, 5 साल के बाद, ठीक है। बस ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के शुभारंभ करा गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो बोला जाता है उसका नाम है लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस को बोलते हैं प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांत मतलब जो गांव कस्बा है वहाँ वहाँ क्या द्वैध शासन का मतलब शुरुआत करा, किसके द्वारा, तो लियोनस कार्टियस के द्वारा। इसी को बोलते हैं जनक, फादर ऑफ क्या बोल सकते हैं, द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस बोल सकते हैं। इसमें लिखा है इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया। जो प्रांतीय विषय हैं कि ये सब्जेक्ट पे काम होना चाहिए, इस विषय पे काम होना चाहिए। जो प्रांतीय विषय को 2 भाग में विभाजित किया, पहला था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित मतलब रिजर्व है, दूसरा है जिसको परिवर्तित किया सकता है, आंतरिक या हस्तांतरित इसको बोला गया, ठीक है। तो पढ़ते हैं दोनों में क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से विषय हैं भाई। तो आरक्षित विषय के अंदर आते हैं वित्त आता है, भूमि कर आता है, अकाल सहायता हो गया, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जाति यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। और हस्तांतरित विषय में जो आता है जो इनके जो रिजर्व नहीं है, इसमें आता है शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबाकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा क्या लिखा हुआ, अग्रहार दान। ये आदि हैं जो हस्तांतरित है, लेकिन कंट्रोल कौन कौन करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि जो आरक्षित विषय का प्रशासन है गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करेगा। जो गवर्नर है भारत का वो कंट्रोल करेगा आरक्षित विषय, जो सेंट्रल है वो कंट्रोल करेगा। जो हस्तांतरित विषय को क्या करेगा, कौन करेगा, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सहायता से किया जाएगा। जो मंत्री लोग होंगे, जो विधान परिषद के जितने मंत्री हैं वो कंट्रोल करेगा क्या जी, जो हस्तांतरित विषय उसको कंट्रोल करेगा। और जो आरक्षित है, जो रिजर्व, उसको कौन कंट्रोल करेगा, वो डायरेक्ट करेगा गवर्नर। भारत का जो गवर्नर है यानी जो वाइसराय है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। देखो इस द्वैध शासन प्रणाली को जो 1835 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना। शुरुआत जो किया गया 1919 में किया गया है, जो बोलते हैं भाषा मॉन्टेगू चंद सुधार के तहत किया गया, लेकिन समाप्त कब किया गया, 1935 में। 1919 में शुरू किया गया, 1935 में समाप्त करा गया द्वैध शासन, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, भारतीय सचिव को अधिकार दिया गया कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। जो भारतीय सचिव थे, जो भारत का जो सचिव था, उसको पावर क्या दिया गया कि वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम के तहत क्या बोला गया कि 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पे सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन याद रखना है 1926 में किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग किस लिए, ताकि सिविल एग्जाम ले और लोगों को भर्ती करे, बहुत सारे लोगों को। पहले तो कुछ लोगों का था, अब देखो केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया ताकि क्या रहा, सिविल सेवाओं के लिए लोगों की भर्ती किया जाए। किसकी सिफारिश पे, तो ली आयोग की सिफारिश पे। और फिर ये याद रखना कि भारत का जो सचिव था उसको अधिकार दिया गया महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के अंदर, इसमें लगा कि इस अधिनियम के अनुसार जो था वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य में से बोला गया 3 सदस्य को भारतीय होना आवश्यक कर दिया गया। जो कार्यकारिणी परिषद था जो वाइसराय का, उसके अंदर 3 भारतीय होना जरूरी है, जिसमें 6 लोग क्या थे, पहले से। लेकिन कमांडर इन चीफ जो होगा, जो हेड होगा उस परिषद का, वो क्या होगा, वो इंग्लैंड से ही होगा, यानी कि जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी होगा, वो नहीं हो सकता। कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी 3 सदस्य भारतीय हो सकते हैं। इसमें लगे, इसमें क्या बोला गया, इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियत के लिए पृथक निर्वाचन। पहले तो मुस्लिम के लिए करा गया था, 1919 में शुरुआत करा गया था मुस्लिम लोगों के लिए वोटिंग। लेकिन अब देखो क्या कर रहा है, अब बोल रहा है कि जितने भी धर्म है सबको अब अलग अलग वोटिंग करने का अधिकार, यानी कि पूरी तरह से बांटा जा रहा है,
ध्यान दीजिएगा, तो पूरी तरह से बांटा जा रहा है कि नहीं। इसमें लिखा होगा कि इसमें पहली बार केंद्रीय बजट पर राज्यों से बजट से अलग कर दिया गया। जो केंद्रीय बजट था पहले साथ में था, नहीं था, पूरे भारत के लिए बजट बनाया जा रहा था, लेकिन अब क्या करा गया, उसको नहीं गया, अब राज्य के लिए अलग और सेंट्रल के लिए अलग करा गया, दोनों को अलग करेगा। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत लिखा हुआ वैधानिक आयोग का गठन किया। वैधानिक आयोग जिसे काम क्या था, 10 साल के बाद जांच करने के बाद क्या करना, अपना रिपोर्ट देना था। किसको देना था, जो वहाँ के संसद है या जो ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के जो राज्य कर उनको देना रिपोर्ट। तो वैधानिक आयोग का गठन किया गया, 10 साल बाद ये रिपोर्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वाइसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को बनाए रखा गया। वाइसराय के पास अध्यादेश जारी करने का तो शक्ति मिला था, है कि नहीं। कब मिला था, 1861 के भारतवर्ष में मिला था, जो कि अभी भी बरकरार है। कुछ कमा है लेकिन अभी भी बरकरार। जैसे कि देखा, कुछ विषयों के संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी कि जो वाइसराय है उससे आपको पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा, कोई नियम कानून अगर पास कर रहे हैं तो। ये हो गया। दूसरा है कि उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। ये वीटो मतलब समझ रहे हो, वो चाहे तो रोक सकता है, जो भी कानून बनाएंगे उसको रोक भी सकता है वो। उसे यह शक्ति थी कि वह विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए किसी विधेयक का अनुदान को प्रमाणित कर दे तो क्या नियम कानून बन जाता है, जो भी है। मतलब कोई विधानमंडल है, कोई नियम कानून उसको क्या रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये सही चीज़ नहीं है, लेकिन वही अगर वाइसराय बोल दे कि सही है लागू करो तो लागू हो जाएगा, नियम बन जाएगा, डायरेक्ट नियम बन जाएगा, किसी को वोटिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नियम कानून बन जाएगा वो अगर बोल देगा तो। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता है, यानी कि अगर इमरजेंसी कंडीशन कुछ भी वो कर सकता है वाइसराय। तो ये सारे हैं उसके पास वीटो पावर। अस्थायी अवधि के लिए प्रभावित, पहले तो 6 महीने के लिए था वीटो पावर, है कि नहीं। तो ये बोला आपात स्थिति में क्या कर सकता है, अध्यादेश बना सकता है। ये कौन, भारत जो वाइसराय है वो। लिखा है मॉन्टेगो चुनाव सुधार जो द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1919 में शुरू हुआ था मॉन्टेगो चुनाव सुधार। तो इसमें क्या हुआ, आपको ध्यान देना है कि क्या हुआ था, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अधिनियम आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से थोड़ा है, जो कि हमारा भारत जो संविधान, हमारा भारतीय संविधान, उस इसी से जो है नियम कानून लिए गए हैं। उसका नाम है 1835 का भारत शासन अधिनियम, और जो डायरेक्ट शासन कर रहा है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसमें क्या करा गया, 1935 अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे। जैसे अभी पढ़ते हो ना अभी अनुच्छेद, उसी समय क्या थे, उस समय 321 अनुच्छेद था, 10 अनुसूचियाँ थी, जिसका विशेषता इस प्रकार से, इधर जो अधिनियम बना था 1935 का, उसका विशेषता कुछ है, पढ़ते हैं क्या क्या विशेषता। पहला, अखिल भारतीय संघ। तो अखिल भारतीय संघ बनाया गया, इसमें याद रखना है। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, और बाकी देसी रियासत को मिलाकर बनाया गया था। अखिल भारतीय संघ बनाया गया है, ठीक है, मतलब एक समझ लो कमेटी बनाया गया, जो भी है। तो उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, 6 चीफ इन कमिश्नर था, बाकी देसी रियासत था। लेकिन ये प्रांत जो प्रांत के लोग थे उनको मतलब कंपलसरी नहीं है, जो प्रांत के लोग हैं, ब्रिटिश प्रांत के लोग, जहाँ पर ब्रिटिश शासन का कंट्रोल है, उनको इसमें शामिल होना जरूरी था, कंफर्म था कि शामिल होना है तो होना है, जो ब्रिटिश प्रांत के लोग शामिल होंगे। लेकिन जो देसी रियासत के लोग उनको कंफर्म नहीं है, आपका मन है तो होइए, नहीं होना है तो नहीं होइए। तो ऐसा क्या हुआ कि कोई भी नहीं शामिल हुआ, और नहीं शामिल होने से घाटा भी हुआ। जो भी नियम कानून बनाया गया उसमें इनको कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, जो देसी रियासत था उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि शामिल ही नहीं हुए, तो ना ही वो नियम बना सकते हैं, ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीधे कंट्रोल अब अंग्रेजों के पास चला गया, क्योंकि कोई शामिल हुआ ही नहीं, भारत के लोग जो देसी रियासत था वो शामिल हुआ ही नहीं, तो ये घटा रहा। दूसरा पढ़ते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करा गया। प्रांत में द्वैध शासन का जो व्यवस्था का उसका अंत कर दिया गया। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करा गया था, पढ़ा था कि नहीं। लेकिन इसमें क्या, प्रांतीय जो द्वैध शासन था प्रांत में, उसको खत्म करके अब सेंट्रल में द्वैध शासन कर दिया गया, प्रांत में नहीं। जो छोटे मोटे कस्बा में उसमें द्वैध शासन नहीं चलेगा। प्रांत में द्वैध शासन कब आया था, 1919 में आया था लियोनस कार्टिस के द्वारा, लेकिन यही 1935 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, और क्या करेगा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करा गया, सेंट्रल में डायरेक्ट सेंट्रल अब कंट्रोल करेगा, सेंट्रल में अब द्वैध शासन हो गया। लिखा है विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित करा गया। जो भी नियम कानून उसको क्या, केंद्र के बीच में और प्रांतीय विधानमंडल के बीच में बांटा गया। इसी तरह लाया गया परिसंघ सूची लाया गया, प्रांतीय सूची लाया गया और संवर्ती सूची लाया गया। ये सारे सूची हैं, यानी कि जो लिस्ट है कि इस पर कंट्रोल किसका होगा। तो परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। अब देखते हैं कि तीनों लिस्ट है क्या, ध्यान दीजिएगा।
परिसंघ सूची के अंदर लिखा हो कि परिसंघ सूची के परिसंघ विधानमंडल के बनाने में अनन्य शक्ति थी, यानी कि कंट्रोल कौन करेगा? परिसंघ सूची का जो कंट्रोल करेगा वो करेगा परिसंघ विधानमंडल के लोग कंट्रोल करेंगे। डायरेक्ट परिसंघ विधानमंडल के पास कंट्रोल रहेगा परिसंघ सूची का। इसमें क्या क्या आया है? तो इसमें आया है विदेशी कार्य, जितने भी विदेशी कार्य होंगे, करेंसी हो गया और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय हैं। मतलब ये सारे सेंट्रल हो गए, मान लो, याद रखना है। करेंसी हो गया, विदेशी कार्य हो गया, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय जो हैं वो परिसंघ सूची के अंदर आया है, जिसे कंट्रोल कौन करेगा? परिसंघ विधानमंडल। दूसरा आता है प्रांतीय सूची, यानी क्या स्टेट वाइज समझ रहे हो ना, राज्य वाइज या स्टेट वाइज, वही हो गया प्रांतीय सूची। तो प्रांतीय सूची का जो कंट्रोल करेगा प्रांतीय विधानमंडल कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आ रहा था? पुलिस आ रहा है, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा आ रहा है। शिक्षा, प्रांतीय लोक सेवा और पुलिस एक किसके अंदर अंडर आ गया? तो प्रांतीय सूची के अंदर आ गया, यानी प्रांतीय विधानमंडल इसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आता है संवर्ती सूची, इसमें दोनों कंट्रोल होगा, दोनों मिल जुल के क्या करेगा? नियम कानून बनाएंगे इसके लिए। तो संवर्ती सूची में क्या बोला है? विषय परिसंघ सूची और प्रांतीय विधानमंडल दोनों का विधान बनाने के लिए सक्षम थे। संवर्ती सूची में कौन कौन है? दंड विधि, यानी किसी को दंड देना है, जेल में रखना है, तो उसके लिए क्या होगा? दोनों नियम कानून बनाएंगे। तो दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया यानी कि एग्जाम वगैरह हो गया, किसी की नियुक्ति हो गया, विवाह एवं विवाह विच्छेद, किसी का विवाह या डिवोर्स जो होता है, विवाह विच्छेद, इसमें कंट्रोल किसका होगा? दोनों का कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना। कब आया है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे संघीय, यहाँ ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लास्ट में लिखा कि अवशिष्ट विधायी शक्ति वाइसराय को दी गई। मतलब जो एक्स्ट्रा पावर है, जो भी मतलब जो मेन पावर है किसके पास रहेगा? हमेशा वाइसराय के पास रहेगा। अवशिष्ट विधायी शक्ति वाइसराय को ही दी गई है, ये चेंज नहीं हुआ है अभी भी नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लिखा हुआ संघीय न्यायालय की व्यवस्था करा गया। मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था करा गया संघीय न्यायाधीश में, ठीक है। और न्यायालय से संबंधित जो अंतिम जो होगा शक्ति होगा किसको दिया गया? प्रिवी काउंसिल लंदन को दिया गया। प्रिवी काउंसिल जो लंदन में बैठा है वही लास्ट में डिसाइड करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो मतलब वो है कि संघीय न्यायालय व्यवस्था की शुरुआत जो हुआ इसी के तहत हुआ है, ठीक है। तो याद रखना मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था करा गया। न्यायालय का जो अंतिम शक्ति है प्रिवी काउंसिल लंदन के पास रहेगा। नेक्स्ट याद रखना ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता करा गया, मतलब ब्रिटिश संसद ही सबसे महान है और कोई नहीं। इस अधिनियम के किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास है। कोई भी नियम कानून या कोई बदलाव करना है तो किसके पास पावर था? ब्रिटिश संसद के पास। प्रांतीय विधानमंडल और संसदीय विधायिका, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। जो विधानमंडल है या जो संघीय व्यवस्था है किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते थे, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? वो ब्रिटिश संसद वही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता, वही मेन है, ठीक है। नेक्स्ट अगर भारत परिषद का अंत करा गया। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद को अंत कर दिया, जो भारत परिषद थे बनाए गए थे जिसमें 3 भारतीयों को शामिल करना जरूरी था, अब वो पूरा हटा दिया, भारत परिषद अब रहेगा ही नहीं। तो 1935 में क्या करा? अंत कर दिया, याद रखना भारत परिषद का अंत 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करा गया, ये तो हमेशा से चलते आ रहा है, इसको और बढ़ा दिया गया। पहले तो धर्म के आधार पर था कि सब धर्म को अलग अलग वोटिंग करने का, अब देखो क्या करेगा, अब देखो महिलाओं को अलग कर दिया, देखो क्या करा है इन लोगों ने, बहुत गलत करा है इन्होंने, देखो क्या करा है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों यानी जो निचले कास्ट है, कास्ट वाला सिस्टम चल गया शुरू। पहले धर्म के आधार पर था वोटिंग कर रहा था, अब कास्ट के आधार पर दलित जातियों को अलग, महिलाओं और मजदूर पर देखो काम के आधार पर भी कर रहे हैं। अगर आप मजदूर हैं तो उसके लिए अलग वोटिंग की व्यवस्था, महिला है तो आप उसके लिए अलग वोटिंग के तहत, मतलब देखो क्या नहीं करा है उन्होंने, जाति के आधार पर तोड़ दिया, जेंडर के आधार पर तोड़ दिया, साथ में मतलब क्या मतलब काम के आधार पर तोड़ दिया। पहले सिर्फ धर्म पे तोड़ा था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों में तोड़ दिया उन्होंने। यही है, फूट डालो राज करो, यही चीज़ है। इस अधिनियम का प्रस्तावना का अभाव था, यानी किसी तरह का प्रस्तावना नहीं था, इसमें अभाव था। प्रस्तावना तो अब ना आया, लास्ट में हम लोग के इसमें आया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा था जो पहले भारत के अंदर ही था, याद रखना बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, सोच लो भाई। जो अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्य के अधीन कर दिया, जो अदन था उसको क्या करेगा? इंग्लैंड में शामिल कर लिया गया। और फिर लिखा हुआ है बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया, जो बरार था उसको मध्य प्रांत में ऐड कर दिया गया। मेन पॉइंट इसमें यही है कि बर्मा को भारत से अलग करा गया 1935 में, ठीक है। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की जो शुरुआत किया गया था 1935 में किया गया था पैसे को कंट्रोल करने के लिए। अब पैसा का कंट्रोल भी अंग्रेज के हाथ में, सोच लो। इसमें लिखा कि मताधिकार को विस्तार किया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है, 10% जनसंख्या मताधिकार मिले, मतलब मत देने का जो अधिकार था पहले कम लोगों का था, अब इसमें विस्तार करा गया क्योंकि इन्होंने बांट तो दिया ऑलरेडी, तो अब ये भी बढ़ा रहे हैं कि अब मत देने का अधिकार बढ़े। 10% जनसंख्या जो था वोटिंग कर सकता था, कर रहा था, उसमें मिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हम जब आज़ाद हुए उसका है, वो भारत 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्र हम लोग हो गए थे 1947 में। तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है क्या? इसमें लिखा होगा कि
4 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। प्रस्तावित कब, याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ, पारित हुआ मतलब कि बन के तैयार हो गया, लागू हो गया, लागू नहीं हुआ, स्वीकृति कब हुआ, मतलब हम एक्सेप्ट कर लिए। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थी, मतलब 20 धारा था, नियम कानून 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान निम्न है। पहला, कौन कौन से प्रावधान किए गए जो अधिनियम है उसमें, पहला जो है 2 अधिराज्यों की स्थापना। 2 अधिराज्य समझ गए, मतलब हमारा और पाकिस्तान, समझ रहे, भारत पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, ये अनाउंस करा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, ये बोला गया। दूसरा लिखा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को एक गवर्नर जनरल होंगे। अभी भी देखो कंट्रोल कर रहे हैं अंग्रेज लोग ही, आज़ादी के बाद भी तो एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति है इसके मंत्रिमंडल की सलाह पे की जाएगी। जो मंत्रिमंडल लोग होंगे वही सलाह के आधार पर गवर्नर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेके, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभा संविधान निर्माण नहीं कर लेती। जो संविधान सभा था वही क्या काम करेगा, विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। संविधान सभा का काम क्या था, संविधान बनाना काम है, लेकिन साथ में क्या करेगा, विधानमंडल के रूप में भी काम करेगा जब तक कि इन लोग संविधान बना ना दे। और विधानमंडल क्या करेगा, देखेगा, प्रशासनिक देखेगा, कैसे करना है, कंट्रोल करना है, देश को कैसे चलाना है। तो मतलब ये संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा जब तक कि संविधान पूरी तरह से बन के तैयार ना हो जाए। भारत के मंत्री पद समाप्त करे, जो मंत्री पद थे भारत में समाप्त कर दिया गया, समझ रहे हो आप। 1935 में भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक कि संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाए। जो 1935 बोला था ना कि 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अंग्रेज का था 1935 का भाषण, इसी रूल के आधार पर हम क्या करेंगे, जारी रखेंगे अपना शासन जब तक कि संविधान बनकर तैयार ना हो जाए, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरता का अंत कर दिया। तो ब्रिटेन क्या था, देशी रियासत पे मतलब ज़्यादा मतलब खुश था, मतलब क्या बोलते हैं, नहीं बोलते उसको, VIP वाला जो दिया हुआ था दर्जा, उसको सबको समाप्त कर दिया गया। देशी रियासत के कारण तो हमारा देश गुलाम हुआ है। उन्हीं लोगों ने तो क्या, अंग्रेज के सामने घुटने टेक दिए। वो लोग लड़ाई की होता तो नहीं होता ऐसा। तो जो भी देशी रियासत के पास जो ब्रिटेन का सर्वोपरता था, सर्वोपरता समझ लो, स्पेशलिटी, उसको अंत कर दिया गया कि अब ब्रिटेन जा रहा है तो अब आपके पास जो भी था स्पेशल चीज़ वो ख़त्म। फिर लिखा हुआ कि इस अधिनियम के में क्या हुआ, भारत डोमिनियन को सिंध, याद रखना, ये ध्यान देने वाली बात है। कहाँ देखो कौन कौन पार्ट पाकिस्तान को मिला, ध्यान देना। इस अधिनियम में क्या हुआ, भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और आसाम का सिलहट जिला को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिला। यानी कि जितने भी क्षेत्र सारे पाकिस्तान को मिले हैं। डोमिनियन के सिंध हो गया, सिंध पाकिस्तान के पास है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है, पश्चिमी पंजाब जो भी पाकिस्तान के पास है, पूर्वी बंगाल ये भी जाता है बांग्लादेश के पास, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत उसमें बांग्लादेश तो था नहीं तो किसके पास, पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम का जो सिलहट जिला था ये सारे के सारे पाकिस्तान के पास चला गया। इसको छोड़ के जो भी बच्चा हमारा इंडिया के पास रहा। यहाँ लिखो, सिलहट जिला ने ऐसा क्यों करा, असम तो बीच में पड़ता है भाई, भारत के बीच में पड़ता है, मतलब पूर्वी राष्ट्र है, लेकिन ऐसा क्यों करा उन्होंने। तो लिखा हुआ, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। यानी कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वोटिंग पाकिस्तान के साथ जाएंगे। जो पाकिस्तान के साथ जा रहा है तो उसको कौन मना कर सकता है। तो जो सिलहट जिला था वो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए रेडी था, उन्होंने और पहले ही बना दिया था, नियम बनने से पहले ही बोल दिया था। तो ये था हमारा, क्या था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था भारतीय संविधान के विकास का इतिहास, जो हम लोग फिनिश कर चुके हैं, कैसे कैसे हमारा संविधान बना है कि नहीं। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।